So activation energy is a energy which is required to start a chemical reaction. So हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे कि पहली बात ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितनी भी एंजाइम्स हैं दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। दूसरा, एक वक्त में हज़ारों तरह के रिएक्शंस होते हैं और उन सब रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है जो कि प्रोवाइड नहीं की जा सकती। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आइसोथर्मिक कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एंजाइम है और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट ए के साथ, और क्या बना देता है, ए कॉम्प्लेक्स। और फिर वो किसके साथ रिएक्ट करता है, बी के साथ, और बी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो ए और बी जो सबस्ट्रेट थे उनको आपस में जोड़ देता है और ख़ुद यहाँ से क्या हो जाता है, जोड़ के मतलब प्रोडक्ट बना देता है और ख़ुद यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। अच्छा, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये एनर्जी को शो कर रहा है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस किसको शो कर रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, अब होता ये है कि एक रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला सारा टाइम उसका लग रहा है किस काम में, कि एक्टिवेशन एनर्जी बनाए। जब एक्टिवेशन एनर्जी बन जाती है तब सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। लेकिन अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, एंजाइम, तो ये देखें ये एक्टिवेशन एनर्जी पूरी नहीं बनेगी, वो थोड़ी सी भी बनेगी तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एंजाइम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाएंगे। तो इतनी सारी एनर्जी कब चाहिए, जब एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और इतनी तब चाहिए जब आप क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम यूज़ करते हैं। अब अगला टॉपिक है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर है, सेकंड हमारे पास पीएच है, और थर्ड हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर। सबसे पहले है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, यानी कि वो बहुत अच्छे से अपना 100% जो है वो परफॉर्म करता है। उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री रहेगा तो एंजाइम बहुत अच्छे काम करेंगे, लेकिन अगर 37 से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो दोनों सूरत हाल में एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। अब होता ये है बेटे कि एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यानी 37 तक जाता है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन यानी एंजाइम के काम करने की रफ्तार, वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब इसका मैकेनिज़्म समझते हैं। होता ये बेटे कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से दो तरह की एनर्जीज बनती हैं। एक हमारे पास बनती है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जो चाहिए वो बनेगी हीट की वजह से, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी एंजाइम को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे या आपस में कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने तक, यानी 37 तक जाने में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 37 तक जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जिससे वाइब्रेशन बढ़ेगी और एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होंगे और क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन फिर हमारे पास एक टेम्परेचर आ जाता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो क्या टेम्परेचर, 37। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे मैं कह देती हूँ कि टेम्परेचर किधर पहुँच गया, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुँचता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हमें पता है क्या बन रही है, हीट। हीट से क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो एटम्स हैं वो क्या कर देते हैं, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं कि वो अपनी एक्चुअल लोकेशन को भूल जाते हैं। यानी वो इतना मूव करते हैं कि एंजाइम के अपनी जो प्लेस होती है, जैसे पहले एंजाइम की फॉर एग्जांपल ये शेप थी, लेकिन इतना मॉलिक्यूल्स आपस में गड़बड़ हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं कि एंजाइम की शेप ही बिल्कुल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो जाहिर है अगर एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो कोई भी सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड नहीं हो सकता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की डेथ हो जाती है, वो एंजाइम किसी काम का नहीं रहता। ये मैक्सिमम टेम्परेचर उसको कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, अपनी शेप को लॉस कर देता है, डेट इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जो खोलते हुए पानी में रहते हैं, गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं, वो 70 डिग्री तक टेम्परेचर को भी उसको सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि उन बैक्टीरिया के जो एंजाइम हैं वो हम वॉशिंग पाउडर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब उनको वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए और गर्म पानी वगैरह यूज़ हो तो उन पर कोई असर ना हो, वो हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकें।
सेकेंड हमारे पास है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जब एक एंजाइम इनएक्टिव था, मतलब किसी वजह से वो ख़राब हो गया। इनएक्टिव ये है कि मतलब जैसे यहाँ तो हमने 40 डिग्री की बात की है ना, अब हो सकता है टेम्परेचर लो हो जाए, यानी 2 डिग्री पे चला जाए, तो ज़ाहिर है टेम्परेचर लो हो जाएगा तब भी एंजाइम काम नहीं करेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब हाई था तो ख़त्म हो गया एंजाइम, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। लेकिन टेम्परेचर जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो होगा तो उसकी डेथ तो नहीं होती, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप उसको थोड़ी सी हीट देंगे, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे 10 20 30 डिग्री, तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्टिव। इसको कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। अब जो एंजाइम्स हैं वो वर्किंग करते हैं, वो काम करते हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उस रिएक्शन को स्टॉप भी कराना होता है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की वर्किंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और इस प्रोसेस को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल ये काम सरअंजाम देते हैं उनको एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, जैसे पॉइजन हो गया, साइनाइड हो गया। ओके जी। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनहिबिटर्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं, इनहिबिशन दो तरह की होती है। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इनहिबिशन होती है, और एक हमारे पास क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। यानी दो तरीके से एंजाइम को काम करने से रोका जा सकता है। पहला जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ड कंपटीशन से निकला है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकाबला, यानी इस प्रोसेस में किसी चीज़ का मुकाबला है। अच्छा, एक बात यह है कि ये जो इनहिबिशन होती है ये टेम्परेरी होती है, और दोबारा से एंजाइम अपना काम शुरू कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि ये आपके सामने क्या है बेटे, एक ई है, ई फॉर एंजाइम, ठीक है, और ये उसका सामने कौन है, ये उसका सबस्ट्रेट है। आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल भी है जिसकी शेप बिल्कुल किसके जैसे है, सबस्ट्रेट की जैसे। अगर आप देखें तो ये इस मॉलिक्यूल का नाम है आई फॉर इनहिबिटर। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिनकी शेप बिल्कुल किसकी जैसी होती है, सबस्ट्रेट की जैसी होती है। ये देख लें, ये दोनों सेम है, जिसकी वजह से एंजाइम धोखा खा जाता है और सबस्ट्रेट के बजाय इसके साथ कौन आके बाइंड हो जाता है, इनहिबिटर आके बाइंड हो जाता है। एक्चुअली होता ही है कि यहाँ पर किसका, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का मुकाबला होता है कि कौन जाके बाइंड होगा। इनहिबिटर जब बाइंड हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, इनहिबिटर का काम है एंजाइम को रोक देना, एंजाइम को काम करने ना देना। तो जब भी इनहिबिटर एंजाइम के साथ आके बाइंड होगा तो एक्टिव साइट फिल हो जाएगी, यानी सबस्ट्रेट कहीं बाइंड नहीं हो सकेगा और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताई है कि ये टेम्परेरी है, यानी ये दोबारा से इनहिबिटर को यहाँ पर से हटाया भी जा सकता है और डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए दोबारा से सबस्ट्रेट को यहाँ पर बाइंड कराया जा सकता है। आपकी बुक में एग्जांपल है कि इनहिबिटर है, उसका नाम है मेलेनेट, और एक एंजाइम है उसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या बनाता है, हमारे पास फ्यूमिरेट बनाता है। लेकिन जब मेलेनेट आके बाइंड होता है एंजाइम के साथ तो वो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहते हैं ये जो मैकेनिज़्म है ना, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये किसको सपोर्ट करते हैं, लॉक एंड की मॉडल। और दूसरा, ये जो हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं ये मुख्तलिफ डिजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए क्या किए जाते हैं, ये इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं। सेकेंड हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव आपको नाम से पता चल रहा होगा, अगेन देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन है, दिस इज़ ई फॉर एंजाइम एंड दिस इज़ सबस्ट्रेट। ये हमारे पास कौन है, सबस्ट्रेट है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं, इनहिबिशन वो होता है जिसमें वो इनहिबिटर्स इस्तेमाल हों जिसकी में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान कोई कंपटीशन ना हो। जैसे यहाँ पर मैं सर्कल बना देती हूँ, ये मैं कहती हूँ आई। अगर आप देखें इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की कोई शेप में सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। अब होता ये है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है, और इनहिबिटर क्या करता है, अदर देन एक्टिव साइट। ये बात आपने याद रखनी है। कम्पिटिटिव किधर बाइंड होता था, ऑन एक्टिव साइट। कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमेशा किस पे बाइंड होता था, एक्टिव साइट पे बाइंड होता था। जबकि हमारे पास जो नॉन कम्पिटिटिव होता है वो अदर देन एक्टिव साइट, जैसे इस जगह पर आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। अगर आप देखें इनहिबिटर यहाँ के बाइंड हुआ है, इस मीन कि अभी भी एक्टिव साइट पर जगह खाली है, यानी यहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकता है और यहाँ पर आके बाइंड भी हो गया। इसके साथ भले ये बाइंड हो जाए लेकिन कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि जब ये इनहिबिटर आके एंजाइम के साथ जुड़ता है तो एंजाइम के अंदर जो आइंस होते हैं वो एक्टिव साइट में अल्ट्रेशन भी हो जाती है
आइंस में चेंजेस आ जाती हैं। इस वजह से हमारे पास ये चीज़ जो है, ये जो सब इनहिबिटर्स होते हैं, जब ये बाइंड होते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। अच्छा, एक बात, ये वाली जगह जो होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है या इनहिबिटर बाइंड होता है, तो हमने इसको एक्टिव साइट कहा था। लेकिन ये वाली जगह जहाँ पर अदर देन एक्टिव साइट अगर आके इनहिबिटर बाइंड होता है, तो इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस जगह को आप क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव साइट में और एलोस्टेरिक साइट में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल में आपको साइनाइड के बारे में बता रहे हैं। साइनाइड एक पॉइजन है, ये एक इनहिबिटर है, और ये किसको इनहिबिट करता है? कौन से एंजाइम को? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। किसको इफेक्ट करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब आपको शायद आइडिया हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक चेन होती है जिसमें मुख्तलिफ साइटोक्रोम A, B, C, A3 ये सब होते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन होती है, जो ये एंजाइम करता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ जाता है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनाइड। नेक्स्ट प्रोसेस इज फीडबैक इनहिबिशन। कहते हैं जब भी एक एंजाइम काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, क्या बना रहे हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और उसके बाद एंजाइम अलहदा हो रहा है, प्रोडक्ट अलहदा हो रहा है, ये एक रिएक्शन हो रहा है। तो जब यही प्रोडक्ट आके एंजाइम को रोक दे, स्टॉप कर दे कि भाई अब मज़ीद प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो उसके प्रोडक्ट की वजह से है, यानी जब जब प्रोडक्ट चाहिए होगा तब तक एंजाइम काम करेगा, लेकिन जब एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है तो वही जाके क्या करता है? एंजाइम को स्टॉप करा देते हैं। एक्चुअली ये कौन सी टाइप के इनहिबिशन है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ये ज़्यादातर मेटाबॉलिक पाथवे में होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है एस्पार्टेट, सॉरी, ठीक है, और इसने कन्वर्ट होना है थ्रियोनीन में। ये सारे अमाइनो एसिड हैं, क्या नाम है? थ्रियोनीन। अब सबसे पहले E1 आता है, एक एंजाइम आता है, इसको किसी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट करता है। फिर बी के ऊपर एक और एंजाइम काम करता है जिसको हम E2 कहते हैं, उसको सी में कन्वर्ट करता है। सी के ऊपर एक और एंजाइम काम करता है 3, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? डी में। और फिर एक एंजाइम आता है 4, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रीनीन। यानी 5 रिएक्शन के बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट होता है बेटे? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बन गया, अच्छा खासा बन गया। अब मज़ीद एस्पार्टेट को थ्रियोनीन में कन्वर्ट नहीं होना, तो यही जाएगा और इसका जो एंजाइम है उसके साथ क्या कर देगा? बाइंड हो जाएगा, उसको स्टॉप कर देगा कि मज़ीद इन रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज फीडबैक इनहिबिशन। ओके, अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा मेमोराइजेशन की तरफ हम जाएंगे। इस चीज़ को आपने मेमोराइज़ करना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, उसकी बेस पे कुछ एंजाइम की टाइप्स होती हैं। पहले जो टाइप है वो है ऑक्सीडेजेस या ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। देखिए अगर आप गौर करें तो इसमें पहला वर्ड ऑक्सीडो है विच रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्टेजेस विच रिप्रेजेंट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, और इस तरीके से वर्किंग करते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सेकेंड है ट्रांसफरेजेस। आपको नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफ़र करते हैं किस चीज़ को? फंक्शनल ग्रुप को। और जो केमिकल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, जो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता। एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का काम होता है कि ATP में से फॉस्फेट निकालो और किसको दे दो? ग्लूकोज को। तो ये कौन काम करता है? ट्रांसफरेजेस। हेक्सोकाइनेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेजेस। तो कौन कौन से दो हमने एंजाइम्स पढ़े? एक का नाम था ऑक्सीडो रिडक्टेज और दूसरा हमारे पास है ट्रांसफरेज। थर्ड वन इज़ हाइड्रोलेजेस। आपको हाइड्रो से ही कुछ पता चल रहा होगा, इसमें कुछ वाटर का लेना देना है। हाइड्रोलेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, लेकिन किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी को ऐड करके के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ओके, एग्जाम्पल है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक आपको नाम से पता चल रहा होगा, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। ये प्रोटीन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड्स वगैरह में। पेप्टाइड छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ओके जी, अगले एंजाइम है लाइएजेस। लाइएजेस का काम होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना। अब देखिए अगर गौर करें तो हाइड्रोलाइसिस का भी यही काम था कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, और इसका भी यही काम है कि बड़े मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना। लेकिन ये इसमें कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, यानी इसमें कोई वाटर की इन्वॉल्वमेंट
नहीं है। जैसे हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है विच इज़ लाइएज, और इसका काम होता है हिस्टिडीन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, हिस्टिडीन जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है, कुछ एलर्जी के केस में होता है, तो ये हमारे पास ये क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। सो सेकेंड हमारे पास फिफ्थ एंजाइम है आइसोमरेज। आइसो मीन सेम। अगर आपको याद हो, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है बायोएनर्जेटिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, और उसमें एक स्टेप आता है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यही अपने एक और फॉर्म में, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स हैं, इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन ये वो होता है, बस इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इन्हें आइसोमर्स होते हैं ना। तो इनको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो आइसोमरेज है, और उसका नाम क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, जिसका काम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर है लाइगेज। लाइगेज का काम होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, ठीक है, जिसको सिंथेटेज भी कहते हैं। जॉइंट टुगेदर, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जोड़ता है, एटीपी से एनर्जी लेता है। जैसे पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज कह दो, आरएनए पॉलीमरेज कह दो, इनका काम क्या होता है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को या आरएनए के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। तो ये हमने क्या कहा था, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। जैसे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रांसफरेज हैं, ये पानी की मदद से तोड़ रहे हैं तो ये हाइड्रोलेजेज हैं, ये लाइएजेज ये भी चीज़ों की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये आइसोमर्स बना रहे हैं, सेम फॉर्म बना रहे हैं, इनका काम होता है ज्वाइन करना, डेट्स वाई दे आर नॉन एज लाइगेजेज। अब अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है बेसिस ऑन सबस्ट्रेट, यानी वो किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, उनका सबस्ट्रेट क्या है, क्या वो प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, अगर वो प्रोटीन पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोटीएजेस हैं, अगर वो लिपिड पे काम कर रहे हैं तो वो कौन है, लाइपेजेस हैं, अगर हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहे हैं तो वो कौन है, कार्बोहाइड्रेटेज, और अगर वो न्यूक्लिक एसिड पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है या तो डीएनए पे वर्किंग हो रही है या फिर आरएनए पे, तो उनको कहते हैं न्यूक्लियस, सिंपल। अब जैसे प्रोटीएजेज प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, पेप्सिन भी हमारे पास प्रोटीएज है, ट्रिप्सिन है, अमाइनोपेप्टाइडेज है, कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेज है। लाइपेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं, लिपिड को तोड़ के दो तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक को आप कहते हैं ग्लिसरॉल और दूसरे को आप क्या कहते हैं, फैटी एसिड। कार्बोक्सिलेज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, या जिसको आप ओलिगोसैकेराइड करते हैं और पॉलीसैकेराइड करते हैं। तो हर एक, जैसे अमाइलेज है तो ये किसको तोड़ता है बेटे, ये किसको ब्रेक करता है, स्टार्च को। सेलुलेज है तो वो किसको ब्रेक करेगा, सेलुलोज को। माल्टेज है तो वो किसको ब्रेक करेगा, माल्टोज को। सुक्रेज है तो किसको करेगा, सुक्रोज को। लैक्टेज है तो किसको करेगा, लैक्टोज को। दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कुछ मोनोसैकेराइड हैं, कुछ डाइसैकेराइड हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स हैं। इस तरीके से जो न्यूक्लियसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जैसे अगर आरएनए को ब्रेक करना है या आरएनए पर वर्किंग है तो आरएनएज होंगे, डीएनए पे करना है तो डीएनएज, एटीपी पे करना है तो क्या होंगे, एटीपीएज। तो ये कितने तरह के हमारे पास एंजाइम हैं, 4 टाइप के एंजाइम हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन हमारे पास 6 तरह के एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, देन लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज, और ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज एंड न्यूक्लियस। एक चीज़ जो रह गई थी लास्ट में डिस्कस करते हैं, नेमिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है, एंजाइम की पहचान क्या है। पहली बात यह है कि हमेशा आपको एंजाइम के नाम के एंड में एज नज़र आएगा। जैसे आप अभी देख लें, अभी हमने पढ़ा प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, और एक और भी होता है, इन भी होता है, जैसे मैं कहती हूँ पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इस तरीके से इन भी हमारे पास होता है, और या फिर एज होता है। दूसरा, वो किस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, वो उस रिएक्शन के बेस पे भी उसके नाम रखे जाते हैं। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन, जैसे अभी हमने बताया कि अगर वो प्रोटीन पे काम कर रहे हैं तो वो प्रोटीएज हैं, लिपिड पे काम कर रहे हैं तो वो लाइपेजेज हैं।
जैसे डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा एंजाइम है जो किस पे काम कर रहा है, डीएनए पे, तो ये डीएनए पॉलीमरेज है। अगर कोई आरएनए पे वर्किंग कर रहा है तो उसे मैं क्या कहूँगी, आरएनए पॉलीमरेज। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट सिंथेसाइज, यानी वो एंजाइम बना क्या रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि हमारे पास आपकी बुक में भी एक एग्जांपल गिवन है, तो जो चीज़ प्रोडक्ट बन रही होती है उसके बेस पे भी आप एंजाइम की वर्किंग, उसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल किसके बारे में था, एंजाइम्स के बारे में था। तो आपके पास हिंट्स हैं कि अगर एंड में एज आ जाए या एंड में इन आ जाए तो हमारे पास क्या आता है, एंजाइम होता है। सम टाइम रिएक्शन की बेस पे भी उसको, उसका नाम रखा जाता है। ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेट, किस सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है उसकी बेस पे भी होता है। देखिए ये चीज़ हमने इधर वैसे भी देख ली है ना, जैसे इधर हमने क्या है, ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर कोई पानी की मदद से तोड़ रहा है तो वो हाइड्रोलेजेस होंगे, अगर वो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफरेजेस होंगे, और दूसरा हमने ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट भी पढ़ लिया। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक है।